रिश्ता दिल का किस्त नंबर 2। सर, क्या आपको नहीं लगता आपको खुद कर्नल साहब से बात करनी चाहिए और बच्चे को उन्हें देने जाना चाहिए? कैप्टन साद ने मेजर आहल से पूछा, जो कि उस मिशन में इनके साथ थे और मिशन के मुकम्मल होने पर अलग हो रहे थे। दोनों को ही अपने नए मिशन के ऑर्डर्स मिल चुके थे। मेजर आहिल को आज ही रवाना होना था, लेकिन वो 11 दिन के छोटे बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने लख्ते जगर को अपने बाप के हवाले करने का फैसला किया और अब कैप्टन साद, जिन्होंने आज शाम इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में रिपोर्टिंग करनी थी, बच्चे को लेकर इस्लामाबाद कर्नल साहब के पास जा रहे थे। नहीं कैप्टन साद, मैं नहीं जा सकता। मुझे आज हर हाल में मिशन के लिए रवाना होना है, और वैसे भी अगर मैं गया तो बाबा मुझे और बच्चे दोनों को घर नहीं आने देंगे। वो बहुत नाराज हैं मुझसे, और अगर मान भी गए तो मेरी शादी कराए बगैर वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मेजर आहिल ने नर्म लहजे में जवाब दिया, सर ये तो अच्छी बात है कि वो आपकी शादी करवा देंगे। आपका बेटा बहुत छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। कप्तान साद ने मुकम्मल मशूरा दिया। नहीं कैप्टन, अब ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। इसकी सगी माँ के धोखे ने मेरा औरत जात से एतबार खत्म कर दिया है। मैं आज भी ये सोच कर कांप जाता हूँ कि अगर मैं ठीक वक्त पर ना आता तो क्या हो जाता। वो औरत मुझे इस मिशन से दूर रखने की खातिर मेरा बेटा अपने साथियों के हवाले करने वाली थी। ये तो खुदा का शुक्र है कि मुझे ठीक वक्त पर सच्चाई पता चल गई। अगर इसकी सगी माँ उसके साथ इतना बुरा कर सकती है, तो दूसरी औरत से तो भलाई की उम्मीद रखना ही फजूल है। और वैसे भी किसी औरत का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो दूसरे के बच्चे को प्यार करे, उसका ख्याल रखे, इसकी खातिर दुनिया से लड़े। अब चाह कर भी किसी औरत पर एतबार नहीं कर सकता। सर, आप इतने नामीद ना हो, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हो सकता है अब की बार ऐसा कुछ ना हो। नहीं कैप्टन, ये सब किताबी बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर अगर कर्नल साहब ने बच्चे को रखने से मना कर दिया तो? कैप्टन साद ने हचकचाते हुए पूछा। नो कैप्टन, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इनका खून है, इनके बेटे की औलाद। इनकी नाराजगी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं। आप बेफिक्र होकर जाएं, और उधर रीना का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये लेटर भी दे दीजिएगा। मेजर के हाथ से लेटर लेकर कैप्टन साद ने अपनी जैकेट की जेब में रखा और बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाए। मेजर आहिल रिजा ने बच्चे के माथे पर बूसा दिया और कुछ सेकंड्स के लिए उसे सीने से लगाया और कैप्टन की तरफ बढ़ा दिया। फूरिया ने ऐसे ही अपने चाचा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, जल्दी से रक्शे में बैठ गई और उससे यहाँ से दूर जाने का कहा। भैया थोड़ा तेज चलाओ ना। हुरिया बार बार सिर रक्शे से बाहर निकालकर पीछे मोटरसाइकिल पर सवार अपने चाचा को देखती और फिर रक्शे वाले को तेज चलाने का बोलती। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उसका चाचा अभी तक इससे दूर था, लेकिन वो उसे देख सकता था। बीजी आपने किधर जाना है? रक्शे वाले ने सवाल किया और हुरिया के अपनी चादर ठीक करते हाथ साकत हो गए, क्योंकि ये तो उसे पता ही नहीं था कि उसने किधर जाना है। पहले उसका इरादा बस स्टैंड की तरफ जाने का था, लेकिन अब वो वहां जाने की गलती नहीं कर सकती थी। उसने रक्शे वाले को आसपास बने रहायशी एरिया की तरफ जाने का कहा और एक गली में जाकर रक्शे वाले को किराया देकर उतर गई। अब वो मुख्तलिफ गलियों में तेज तेज चल रही थी, तभी उसे अगली गली से मोटरसाइकिल की आवाज आई और वो डर कर साथ वाले घर में दाखिल हो गई, जिसका बड़ा सा गेट थोड़ा सा खुला था। गेट के बाहर लगी नेम प्लेट पर बड़े बड़े हुरूफ में कर्नल अहमद रिजाल खा हुआ था। मोटरसाइकिल गुजरने के बाद भी वो कुछ वक्त तक खड़ी रही। होरिया ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि उसे खुले दरवाजे पर फौजी यूनिफॉर्म पहने एक नौजवान खड़ा नजर आया, जिसने कंबल में लपटा एक बच्चा उठा रखा था। होरिया को देखते ही इस नौजवान ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैप्टन साद है, क्या कर्नल साहब घर पर हैं? कैप्टन के सवाल पर बेअख्तियार होरिया का सिर इनकार में हिला। घबराहट के मारे उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। होरिया के जवाब ने कैप्टन को थोड़ा मायूस किया, लेकिन वो फिर से गोया हुआ। असमर तो होगा, उसे बुला दीजिए। इस बार हुरिया ने जानबूझकर सिरना में हिलाया और कहा, इस वक्त घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, आप प्लीज शाम को आ जाइएगा। वो नहीं चाहती थी कि उसके जाने से पहले कोई उस घर से बाहर आए और वो किसी मुसीबत में फंसे। देखें मोहतरमा, मैं बहुत जल्दी में हूं और दोबारा नहीं आ सकता। आप प्लीज एक काम कीजिए, ये मेजर आहिल का बेटा है, जब कर्नल साहब आए तो आप उन्हें दे दें। और ये लेटर भी मेजर आहिल ने कर्नल साहब के लिए दिया है, आप उन्हें दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ। इसकी माँ होरिया ने इतने छोटे बच्चे को अकेले देखते हुए पूछा। शी इज नो मोर, कैप्टन साद ने मुख्तसर जवाब देकर जल्दी से बच्चा और खत हुरिया को पकड़ाते गेट के बाहर से ही गाड़ी में बैठकर चला गया। हुरिया सोचों में घिरी हैरांगी से बच्चा और खत पकड़कर खड़ी थी। वो बच्चा लेकर ना तो बाहर जा सकती थी और ना ही घर के अंदर।
एक ख्याल और तजस्सुस के तहत वो खत खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, प्यारे बाबा जान, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं और आपकी नाराजगी बिल्कुल बजा है। मुझे आपको बताए बगैर शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और मैं खुद हूँ आकर आपसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे 3 साल के लिए एक बहुत जरूरी मिशन के लिए जाना पड़ रहा है। कैप्टन साद आपके लखते जगर के जगर को लेकर आ रहा है। मेरी वापसी तक वो आपके पास रहेगा। इसकी माँ के बारे में मिशन से वापसी पर आपसे बात करूंगा। जिंदगी ने मौका दिया तो आपसे दोबारा मिशन की वापसी पर मुलाकात होगी। आपकी दुआओं का तलबगार मेजर आहिल रिजा। होरिया ने जैसे ही खत पढ़ा उसे हिरांगी के साथ साथ गुस्सा भी आया। कितना खुदगर्ज शख्स है, 3 साल के लिए जा रहा है और इतने छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। बेटे की जरा भी परवाह नहीं। इतना छोटा बच्चा 3 साल तक कैसे रहेगा बगैर माँ बाप के? बेअख्तियार उसने बच्चे को प्यार किया और अपने सीने से लगाकर थपकने लगी। इस वक्त उसे बच्चे से बेइंतहा हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो अभी तक वहीं गेट के पास खड़ी थी कि घर से एक खुश शक्ल सा नौजवान बाहर निकला और होरिया को देखकर चौंकते हुए पूछने लगा, आप वो हमें वो कैप्टन साद, ये बच्चा मेजर आहिल। हौरिया ने घबराते हुए कहा। उसके मुंह से टूट टूट कर लफ्ज निकल रहे थे। हौरिया की बात सुनकर लड़के ने मुस्कुराते हुए बीग उठाया और हौरिया को हाथ से घर के अंदर चलने का इशारा किया और खुद साथ साथ चलते हुए कहने लगा, भाभी आइए ना, आप इधर गेट के पास क्यों खड़ी हैं? सॉरी, भाई ने मुझे मैसेज किया भी था कि कैप्टन साद आएंगे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बाय द वे, मैं सेम हूँ आपका देवर। भैया ने बताया तो होगा मेरे बारे में। हुरिया तो लफ्ज भाभी पर ही उटक गई। वो लड़का उसे उस बच्चे की माँ समझ रहा था जो कि उस दुनिया में ही नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि वो उसकी गलत फहमी को कैसे दूर करे। इसकी बात पर वो बस मुस्कुरा सकी। घर के अंदर दाखिल होते ही उसे सामने सोफे पर बैठे हुए एक अधेड़ उम्र के शख्स नजर आए जो शक्ल से काफी मोतबर और बाराब नजर आए। देखने में वो लड़के की तरह ही काफी खुश शक्ल थे और वो यकीनन कर्नल साहब थे। कर्नल अहमद रिजा सेम के साथ एक कम उम्र सी मगर बहुत खूबसूरत लड़की को बच्चा उठाए देख काफी हैरान हुए और सेम की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बाबा, ये भाभी हैं, कैप्टन साद के साथ आई हैं। हुरिया को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। कर्नल साहब के उसे देखने पर उसने नहायत धीमी आवाज में सलाम किया, जिसका उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया। तभी हुरिया हिम्मत करके उनके पास गई और खत उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लेटर आपके लिए। कर्नल साहब ने खत पकड़ते हुए होरिया को बैठने का कहा और लेटर खोलकर पढ़ने लगे। भाभी, क्या मैं उसे उठा सकता हूँ? सेम के पूछने पर होरिया ने मुस्कुराते हुए बच्चे को उसकी तरफ बढ़ा दिया। देखें बाबा, ये कितना प्यारा है और छोटा भी और बिल्कुल भाई के जैसा है। उनकी कॉर्बन कॉपी। सेम की बात सुनकर कर्नल साहब मुस्कुराने लगे और झुक कर बच्चे की पेशानी पर बोसा दिया। बच्चे को सेम की गोद से लेकर अपनी गोद में मुंतकिल करते हुए हुरिया से पूछा, बेटे आपका नाम क्या है? हुरिया। एक लफ्जी जवाब आया, बच्चे का नाम क्या रखा है? और अब की बार हुरिया जवाब न दे सकी क्योंकि उसे नाम पता ही नहीं था। वो सोच रही थी कि उस सवाल का क्या जवाब दे। तभी कर्नल साहब को अपनी तरफ मुंतजर नजरों से देखते पाकर बेअख्तियार इसके मुंह से निकला हमद। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। हुरिया ने बस मुस्कुराने पर इक्तिफा किया क्योंकि जबान तो अब एक भी लफ्ज अदा करने से इनकारी हो गई थी। सेम ने आकर हुरिया की मुश्किल आसान की। भाभी, ये लें, पानी पिएं। सेम ने पानी का गिलास हुरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे उसने शुक्रिया कहकर पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी। पानी पीने के साथ साथ वो घर को भी देख रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत था। हर चीज बहुत आला थी, जो कि घर वालों की शान व शौकत और आला ज़ौक़ का सबूत थी।